पोषण, पोषण बोले तो न्यूट्रिशियन। ठीक, होता क्या है, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग्स क्या होते हैं, तो लिविंग अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोलना कि वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनके पास वे क्वालिटीज़ हों, जैसे कि रेस्पिरेशन हो, जिसके पास न्यूट्रिशन की क्वालिटी हो, जिसके पास सर्कुलेशन की क्वालिटी हो, और जिसके पास एक्सक्रीशन की क्वालिटी हो। यानी कि पोषण, पाचन, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, श्वसन की, रेस्पिरेशन की, ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी के पास हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? लिविंग, यानी कि सजीव बोलोगे। यानी कि सजीव के पास जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो जो न्यूट्रिशियन है ना, ये क्वालिटी होनी चाहिए, और उसके पास क्या होनी चाहिए? रेस्पिरेशन की, उसके पास रेस्पिरेशन क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास सर्कुलेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, और उसके पास होना चाहिए एक्सक्रीशन। अगर ये सारी क्वालिटी किसी के पास है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लिविंग बोल देंगे, यानी कि सजीव बोल देंगे। सजीव की डेफिनेशन समझ में आ गई? सजीव बोलते किसको हैं? और इन्हीं बेसिक जो क्वालिटीज़ हैं ना, ग्रोथ भी आता है। अगर लिविंग की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा? जो ग्रोथ होता है ना, जो जिसको हम लोग हिंदी में वृद्धि बोलते हैं, यह वृद्धि का प्रोसेस भी किसके तहत आता है? सजीव के एक कैरेक्टर के बारे में आता है। ठीक, ग्रोथ तो वैसे अन्य चीज़ों में भी होता है, लेकिन ग्रोथ की बात करें तो शरीर की, अगर आप यूनिट सेल की बात करो तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके बॉडी को बढ़ाता चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वृद्धि। तो ये सारी क्वालिटी जिसके पास है उसको हम लोग लिविंग नाम दे देंगे। और लिविंग की ये 4 प्रॉपर्टी आप डिटेल में पढ़ोगे अपने इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में आप लोग यही वर्ड डिस्कस करोगे जो 4 दिख रहे हैं आपको: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण को, तो एनर्जी कहीं से अगर आप एब्जॉर्व कर रहे हो, कहीं से ले रहे हो, तो एनर्जी लेने का जो पूरा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे कि कोई वर्क करना है, आपको कोई काम करना है, तो काम करने के लिए क्या करते हो? आप भोजन ग्रहण करोगे, उसको पचाओगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी लेने का एक प्रोसेस हो गया ये आपका। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पोषण। और पोषण का मतलब अगर आप डायरेक्ट लिखो तो आप लिख सकते हो ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एनर्जी को एज्यूम करो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोषण। होता है कितने प्रकार के बच्चा? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होंगे ऑटोट्रॉफिक और दूसरे क्या होंगे बच्चा? हेटेरोट्रॉफिक। कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। जरा देखना, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अपने से ही अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे वो लोग। ठीक, और ऑटोट्रॉफिक में आपको ज़्यादा इधर उधर ना पढ़ के ज़्यादा एक ही प्रोसेस पढ़ना है। कौन सा? फोटोसिंथेसिस की। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वही किस न्यूट्रिशन के लिए होती है? किस प्रकार का न्यूट्रिशन को दिखाती है? वो ऑटोट्रॉफिक। यानी कि अगर आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्राप्त करोगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण। और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? परपोषी। परपोषी, या फिर एक नाम और दे सकते हैं हम लोग, विषमपोषी। 2 नाम इसके लिए यूज किया जा सकता है। कौन कौन सा? परपोषी या फिर विषमपोषी। वैसे नॉर्मली तौर पर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे। ऑटोट्रॉफिक में आप एग्जाम्पल की अगर बात करो कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं किसके? ऑटोट्रॉफिक के। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जो हरे पादप हैं, वे सभी के सभी पादप कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप किसको लिख लोगे? हरे पादप को लिख लोगे। जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, यही सब प्लांट्स आपको प्रकाश संश्लेषण करके। अच्छा, रियल में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है, तो जो सन की एनर्जी है ना, फोटोन के रूप में जो आती है, उस एनर्जी को ये लोग अपने आप में रखते हैं, स्टोर करते हैं 1%। कितना परसेंट? 1%। और सन की जितनी भी लाइटें हैं उसमें आपको पता है कि 7 कलर होते हैं।
वैसे तो उसको व्हाइट लाइट बोल देते हैं हम लोग, श्वेत प्रकाश बोल देते हैं, विजिबल लाइट डालते हैं उसको नाम। लेकिन जैसे ही वो किसी प्रिज्म से होकर के पास होता है तो उसका एक स्क्रैटिंग प्रोसेस है, वर्ण विक्षेपण, 7 अलग अलग कलर उसमें निकलते हैं। तो उसे 7 कलरों में से जो रेड कलर की लाइट होती है और जो ब्लू कलर की लाइट होती है उनको एब्जॉर्व करते हैं। कौन? प्लांट्स। प्लांट्स के पास जो लीफ होती है, लीफ के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये एब्जॉर्व करने का काम करता है। किसको एब्जॉर्व करता है? ये लाइट को। और लाइट में से भी किस किस लाइट को? 2 स्पेशल कलर की, जो वेवलेंथ होती है ना रेड की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, तो आ जाती है पास में। जो देखना है यहाँ पर ज़रा, अगर हम रेड पादप की बात, रेड पादप बोल रहे हैं, हरे पादप की अगर बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। रिएक्शन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरे पादप का। 6CO2 प्लस में 12H2O, याद रखना। और ये होंगे तो क्लोरोफिल पास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, क्लोरोफिल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए। और ये अगर दोनों चीज़ प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि इस क्लोरोफिल ने इसको एब्जॉर्व किया है। और जो ये 2 चीज़ें हैं, अच्छा ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो लोग। कहाँ से लेते हैं? वातावरण से, एटमॉस्फेयर से इसको यूज करेंगे। और स्टोमेटा जो होता है ना, स्टोमेटा सुना हो ना, रंध्र बोलते हैं। जैसे कि अगर एक हम लीफ की बात कर लें तो इस लीफ में ढेर सारे क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ये CO2 लिया जाता है, यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें H2O की तो ये सॉइल से लिया जाएगा, मतलब कि कहाँ से लिया जाएगा? मिट्टी से, मृदा से लेंगे। और मिट्टी से H2O ग्रहण करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस बोले तो परासरण। ठीक, आप लोगों ने जो पदार्थ होते हैं मैटर का, अगर कोई ऐसी झिल्ली है अर्धपारगम्य है, अगर इधर उधर जाती है तो उसको हम लोग 2 नाम देते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का अगर इधर से ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे साइड में, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का, तो नाम क्या देते हैं हम लोग? डिफ्यूजन नाम देते हैं। लेकिन अगर लिक्विड का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसी डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं, परासरण नाम देते हैं। 2 शब्द हैं, विसरण और परासरण। विसरण का मतलब तीनों पदार्थ, ठीक। लेकिन स्पेशल बात, जब किसी लिक्विड का हो विसरण तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? परासरण। तो इसी विधि से ये लोग सॉइल सेल यूज कर लेते हैं जड़ द्वारा, ठीक है, बाय रूट और ये बाय स्टोमेटा। ठीक, ये दोनों बात समझ में आ रही है क्या? ये ले करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट ले करके यूज करके वो लोग ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। और इसके साथ में बाय प्रोडक्ट भी इनको मिलता है। क्या क्या मिलता है? 6H2O मिलता है और साथ में 6O2 मिलता है। रिएक्शन अच्छे से याद रखना, NCERT का है ये। यहाँ पे 12H2O है तो यहाँ पे 6H2O मिलेगा। अगर कहीं रिएक्शन में ये 12H2O न लेकर के 6H2O दिया है तब यहाँ पे आपको 6H2O नहीं दिखेगा। मतलब कि रिएक्शन कहीं कहीं किसी किसी बुक में ऐसा दे देता है कि 6CO2 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 12H2O की जगह पे कितना है? 6H2O दिया है। तो यहाँ पे रिएक्शन चेंज करके यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला दे देगा, लेकिन अरे क्या लिख रहा, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला चीज़ है वो ना देगा, डायरेक्ट क्या देगा? 6O2। तो ये जो O2 है उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ध्यान देना। प्लांट के लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में बनता है। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है उसके पास, बहुत ज़्यादा बनता है। ये बहुत ज़्यादा बनने की वजह से ये उसको रिलीज करते हैं। और याद रखना कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ओनली जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तभी होगी, नाइट के टाइम पे ये प्रोसेस नहीं होती, याद रखना इस बात का। तो ये फोटोसिंथेसिस कब होता है? ओनली डे, यानी कि डे टाइम रहेगा ना तब जाके ये काम होगा, नाइट के टाइम पे ये काम नहीं होता। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी ऐसा प्लांट है जो नाइट के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करता है तो बोलना कि कोई प्लांट ऐसा नहीं है, ठीक है। पौधे, अच्छा पौधों में 2 बातों को लेकर बच्चे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि जो रेस्पायरेशन है और जो फोटोसिंथेसिस है वो सेम है, ऐसा नहीं है।
प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बट कि जबकि ह्यूमन की अगर बात करें या फिर अदर एनिमल्स की बात कर लें तो केवल और केवल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अदर एनिमल्स या फिर अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो नहीं करता, केवल जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वही करते हैं। तो याद रखना कि वो एनी टाइम ऑक्सीजन को लेते हैं और एनी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कौन? मनुष्य नहीं, पादप। एनी टाइम ऑक्सीजन लेते हैं, एनी टाइम क्या रिलीज करते हैं, CO2। सेम ऐसा ह्यूमन भी करते हैं, एनी टाइम ऑक्सीजन को वो अंदर लेंगे और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? डिफरेंस ये है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है, किसका, फोटोसिंथेसिस का। ह्यूमन के पास ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस एनी टाइम चलती है प्लांट्स में, लेकिन दिन का टाइम पे कौन सा प्रोसेस होने लगता है उनके पास, फोटोसिंथेसिस। ये होता रहता है, उस टाइम पे भी रेस्पिरेशन करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं और यूज करके अपना फूड बना लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या ये? यानी कि रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बट उसका वो तुरंत क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो बाहर निकल ही नहीं पाता वो। बात समझ में आ रही है? तो उस टाइम पे केवल और केवल क्या बाहर निकलता है, O2। तो क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना? प्लांट पूरे टाइम श्वसन की प्रक्रिया करेंगे, लेकिन दिन में वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही है इतनी? दो क्वेश्चन अलग से इसमें पूछा जाता है, बोलता है कि किसका किस में चेंज होता है। तो याद रखना कि जो ये आपने CO2 समझाया कि लिया उसने, तो CO2 को चेंज करता है वो ग्लूकोज में, C6H12O6 में। कहने का मतलब ये है कि जो उसने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया था उसका यूज करता है वो ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक। और जो उसने H2O यूज किया था वो H2O को तोड़ करके O2 निकालता है बाहर। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन आपको मिलता है वो इन दोनों रिएक्टेंट में से कहाँ से आता है, तो आप डायरेक्ट बोल देना कि वो H2O से आता है। यानी कि O2 कहाँ से निकलता है, H2O से। जो ये CO2 होता है इससे O2 नहीं निकलता। यानी कि जो एक अलग सा कॉन्सेप्ट है ना कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसको बना देते हैं ऑक्सीजन, ये पढ़ रखा होगा आपने डायरेक्टली। पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और चेंज करके क्या देते हैं हमको, ऑक्सीजन। तो ये याद रखना कि पेड़ पौधे CO2 को O2 में चेंज नहीं करते, वो H2O से तोड़ करके क्या निकालते हैं, O2 निकालते हैं। और CO2 का यूज़ डायरेक्ट किसके लिए करते हैं वो लोग, ग्लूकोज के लिए। क्या बात समझ में आ गई इतनी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि वो लोग निकालेंगे तो CO2 से ग्लूकोज और H2O से O2। क्लियर है इतना? ये कौन सा प्रोसेस था बच्चा, फोटोसिंथेसिस। यानी कि न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक वाली बात हो गई। और न्यूट्रिशन में एक कौन सा है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। तो याद रखना कि ऑटोट्रॉफिक में ये सेल्फ डिपेंड थे और ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कितने टाइप होते हैं बच्चा, 3 टाइप होंगे। जो पहला टाइप है वो होता है होलोजोइक। पहला टाइप कौन सा, होलोजोइक। हिंदी में बोलते हैं जंतु संपोषण, जंतु संपोषण। और एक होता है सैप्रोफिटिक, एक सैप्रोफिटिक होता है और लास्ट वाला पैरासिटिक होता है। ये 3 न्यूट्रिशन हो गए। जरा समझना बात क्या है। सैप्रोफिटिक को हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मृतोपजीवी। और इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट वाले को परजीवी। लास्ट वाले क्या बोलते हैं, परजीवी। अच्छा जरा यहाँ पे बात समझना हमारी कि ये जो प्रोसेस है हेटेरोट्रॉफिक वाला, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि ये अपना जो भी एनर्जी लेने का प्रोसेस है वो खुद से नहीं कर सकते, दूसरे से कुछ ना कुछ ले करके फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद में वो एनर्जी वहाँ से एब्जॉर्व करेंगे। तो ज़रा देखना हमारी बात कि जो हेटेरोट्रॉफिक है उसमें अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेके जाता है, ठीक, फूड को लिया और लेके कहाँ गया, अपने बॉडी में, वहाँ डाइजेस्ट करेगा, तो इस प्रकार का न्यूट्रिशन कहलाएगा होलोजोइक। समझ में आ रहा है क्या? अगर भोजन को बॉडी के अंदर लेके नहीं जाता, बाहर ही रखता है और उधर ही डाइजेस्ट करता है, तब क्या होगा, ये सैप्रोफिटिक होगा, ठीक। और इसको डाइजेस्ट करने से कोई लेना देना
नहीं है, वो डायरेक्ट डाइजेस्ट किया हुआ मटेरियल यूज करता है वो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासिटिक। क्या तीनों बातें समझ में आ गई क्या यहाँ पे? पहली बात समझना, होलोजोइक का मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेके जाओ। दूसरा सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक क्या है कि सामने फूड पड़ा हुआ है और उसी के ऊपर अपना एंजाइम रिलीज कर देंगे, वहाँ वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जो भी न्यूट्रिएंट वहाँ से मिलेंगे उनको एब्जॉर्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? ये कौन सा हुआ? सेकंड सेप्रोफिटिक। और तीसरा क्या है? पैरासिटिक। इनको ना तो अंदर ले जाकर डाइजेस्ट करना है ना ही बाहर डाइजेस्ट करना है, ये डायरेक्ट डाइजेस्ट किया हुआ यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासिटिक। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। अगर हम किसी ह्यूमन की बात कर लें तो जो ह्यूमन होते हैं वो बॉडी के अंदर फूड को ले जाएंगे, अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से उसके ऊपर एंजाइम डालेंगे, एंजाइम उनके ऊपर रिएक्ट करेगा फूड के ऊपर और फूड को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद जो मिलेगा हमको भोजन से, क्या क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, इन सब को यूज करेगा ये। तो याद करना कि ये बॉडी के अंदर ले जाकर के उसको डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है इतना? और ये जो सेकंड वाले हैं कौन से? सेप्रोफिटिक। ये मृतोपजीवी जो नाम लेना सेप्रोफिटिक ना, ये वैसे कोई भी चीज़ अगर डेड हो जाती है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, मतलब लिविंग के ऊपर उतना ज़्यादा एक्ट नहीं करते। इनका नाम ही है सेप्रोफिटिक, मतलब कि ये मरे हुए जीवों के ऊपर अपना एंजाइम रिलीज करेंगे, वो पचेगा, वहाँ से लेंगे। ये सब बैक्टीरिया वगैरह हो गए, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी डेड चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर अपना एंजाइम रिलीज करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और जो भी चीज़ मिलेगा वहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? बैक्टीरिया ले लो, ये बैक्टीरिया यहाँ से यूज कर लो आप। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बोलो इसका और पैरासिटिक का मतलब तुम लोग जू की बात सुनी है? जू और अमरवेल की बात सुनी है? और अर्थवॉर्म नहीं, अर्थवॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, आप उसको ले लो, क्या बोलते हैं उसको जी? जोंक, हिंदी में जिसको सुना, जोंक सुना है क्या नाम तुम लोगों ने? लीच जिसको बोलते हैं, हाँ लीच एग्जाम्पल ले सकते हो। लीच कौन सा काम करता है? लीच का काम यह है कि वो आपके बॉडी पे हल्का सा चिपक जाएगा और अपने पास से जो भी उसके पास टेंटिकल है उसको आपके शरीर में डाल देगा, वहाँ से चूस लेगा तुरंत आपका ब्लड। समझ में आ रहा है क्या? और जो आपका ऊपर होता है, आपके ऊपर रहता है भाई, आपके हेड के ऊपर, आपके बालों में वो खाता पीता घूमता फिरता रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है आपने पचा आया ब्लड है उसको यूज कर लेता हो। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तीनों, ये तीनों कौन से टाइप के न्यूट्रिशन है बच्चा? हेटेरोट्रोफिक है। क्या ये न्यूट्रिशन समझ में आ गया? कौन कौन सा होगा? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आपने एक ही चीज़ पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक में आपने क्या पढ़ा है? तीन, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। जंतु संपोषण, मृतोपजीवी और परजीवी। एग्जाम्पल से समझ में आ गया, मतलब तीनों को बता दिया हमने कि इसका मतलब है बॉडी के अंदर लेके जाओ, इसका मतलब है कि बाहरी डाइजेस्ट करो, इसका मतलब है कि नो डाइजेशन, करना ही नहीं डाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या ये? अच्छा, ऐसा फूड से हम लोगों को क्या क्या मिलता है? फूड से अगर मिलने की बात करें तो आपको ढेर सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। यहाँ से क्या क्या मिलते हैं बच्चा? हाँ, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको, आपको फैट भी मिलता है, आपको प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन्स भी मिलते हैं और आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से प्राप्त होती हैं? फूड से। बट ये सब एनर्जी देती हैं आपको, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है ना, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, एनर्जी देंगी। और इसमें से भी फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर तीनों की बात करें तो ये 4.2 कैलोरी अगर देगा, ये भी 4.2 देगा, तो ये 9 पॉइंट कुछ के समथिंग देता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? बोलो। अगर एक मॉलिक्यूल इसका यूज करे, एक मॉलिक्यूल इसका यूज करे, एक मॉलिक्यूल इसका यूज करे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? फैट से मिलेगी। इसीलिए जो व्यक्ति काफ़ी तगड़े होते हैं, 3-3 दिन तक उनको खाना ना दो, वो चल जाते हैं। और अगर सिंगल प्लाई का इंसान है, उसको खाना ना दो, तो अगले दिन वो बिस्तर से ना उठेगा। फैट यूज करते हैं, ठीक है ना, फैट को यूज किया जाता है। क्या ये फूड के
जितने भी न्यूट्रिएंट हैं समझ में आ गए क्या? और सब फूड है क्या? कॉम्प्लेक्स है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, और उसको सिंपल में चेंज करेंगे तो उसी को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। ठीक, डाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल करो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइजेशन। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई है क्या? इसमें कहीं कन्फ्यूजन है? हाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? ठीक, डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन। पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन बोलेंगे। ये हिंदी इंग्लिश का खेल हो गया। चलो ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या? कोई भी कॉम्प्लेक्स हो और कॉम्प्लेक्स को क्या बना दिया जाए आप? सिंपल में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के बाद क्या लिखेंगे? किसमें चेंज किया आपने? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा? डाइजेशन बोलते हैं। क्या क्लियर है क्या ये? एग्जाम्पल के तौर में अभी आपने पढ़ा कि अगर आपने कोई भी फूड लिया, उस फूड के पास ढेर सारी चीज़ें होंगी, और जब इसको आप डाइजेस्ट करोगे, जब इसका डाइजेशन करोगे आप, तो आपको यहाँ से ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 4-5 चीज़ें मिलेंगी ना आपको। तो वही क्या है, जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिला था, कार्बोहाइड्रेट मिला था, प्रोटीन मिला था आपको, फैट मिला था आपको विटामिन्स मिले थे, और आपको मिनरल्स मिले थे। तो ये सब क्या हैं? ये सिंपल हैं, और ये कैसा था? कॉम्प्लेक्स था। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? डाइजेशन। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? और बॉडी के अंदर हुए जो भी प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग एक प्रोसेस से जानते हैं जिसको हम उपापचय बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक का नाम सुना होगा आपने। मेटाबॉलिक में 2 होते हैं, एक एनाबॉलिक होता है, एक कैटाबॉलिक होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। डाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे एक चीज़ है टूट करके अलग अलग हो रहा है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाते हैं किस प्रकार का, तो ये रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना, टूट कर अलग अलग हो रहा है। जैसे कि आपने जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर ढेर सारे प्रकार के रिएक्शंस पढ़ते हो आप, एडिशन पढ़ते हो आप, डिकम्पोजिशन पढ़ते हो, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। याद रखना इस बात का। अब देखो यहाँ से क्या बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम डाइजेशन डायरेक्ट इसे कहते हैं एमोइबा में सबसे पहले है। किसमें है? एमोइबा। अमीबा का नाम सुना है आपने? हिंदी में अमीबा है, इंग्लिश में एमोइबा बोलते हैं उसको। बड़ा अजीब सा नाम है, पढ़ेंगे अमीबा ही। अमीबा होता क्या है कि इस प्रकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर है। थैलस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ना कि इसकी बॉडी अपना शेप चेंज करती रहती है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, और यूनिसेलुलर है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो भी होगा इसका साइटोप्लाज्म ही होगा। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह जो भी हो। तो ये करता क्या है ना कि अगर आपके यहाँ पर कोई फूड दिख गया इसको, तो इसके पास जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इस सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू इसको खींच लेगा अपने साइड में। यानी कि अमीबा अगर अपने न्यूट्रिशन को लेती है तो किससे लेती है बच्चा? डिफ्यूजन से। याद रखना, डिफ्यूजन से वो क्या कर लेगी? एडजस्ट कर लेगी इस फूड को। इसके ढेर सारे डायग्राम है, जैसे कि ये एडजस्ट करती हुई आएगी क्या, तो यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे हल्का सा वो बना लेगी। ठीक, और इसी से उसको एडजस्ट करके अंदर डालेगी, और अंदर से इसको पूरा डाइजेस्ट करने के बाद में जैसे इसको ली है वैसे ही वो कहाँ शरीर से उसको बाहर रिलीज कर देगी। मतलब कि अनडाइजेस्ट जो पार्ट है उसको बाहर भी निकालना है इसको। अमीबा ने, अच्छा ये करेंगे तो इसके पास ऑर्गन होते हैं। सीलिया उलिया का नाम सुना है क्या? अच्छा, कूटपाद को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको ध्यान ना आ रहा है, लेकिन याद रखना कूटपाद के माध्यम से ये लोग भोजन को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। 2 वर्ड होंगे, देखो 2 ही वर्ड होंगे, एक सीलिया, फ्लैजेला, 2 चीज़ें होती हैं।
2 ही होते हैं, उन्हीं में उसको एक होगा। देखो तो इसके थ्रू इसको खींच लेंगे, जैसे मैंने अभी डिफ्यूजन समझाया ना, एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से इसको अंदर खींचेंगे, इसके ऊपर एंजाइम डालेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, इससे जो न्यूट्रिएंट मिलेगा उसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद उसको एक्सक्रीट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्लियर है ये इतना चीज़ करते हैं कौन? अमीबा। ये सिंपल सा डाइजेशन है अमीबा का, डायग्राम भी दिया हुआ किताब में, तो इसको इतना समझ लेना आप लोग, ठीक। अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेशन की, अगर डाइजेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में आपको सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको उतने चीज़ से काम है जब से काम हो जाए आपका जितने में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे तो ये 15 दिन का चैप्टर अकेला है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 15 दिन का अकेला है, तो समझना ज़रा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं। एक पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? आहार नाल, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे इसको? आहार नाल। और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि इसको हम बोलेंगे पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। 2 चीज़ें आपको, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ, 2 पार्ट में आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। मानव का पाचन तंत्र कितने पार्ट में पढ़ने हैं? 2 पार्ट में, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक, अच्छा ये दोनों ज्वाइंट ही हैं, साथ ही में रहते हैं, ठीक ना, लेकिन हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं। देखो, जहाँ से फूड होकर ट्रैवल करेगा, जहाँ से फूड ट्रैवल करेगा, जैसे कि आपने भोजन लिया, ह्यूमन बॉडी एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसमें एक साइड से दूसरे साइड तक पूरा होल है, और जो होल है वही होल क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। यानी कि जो बॉडी है, बॉडी को बीचों बीच एक होल है हमारे शरीर के अंदर, एक पाइप गुजरी है, ठीक, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल का सीधा आप मतलब समझना, भोजन जहाँ से गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि फूड वे जो है ना, उसी को हम लोग नाम देंगे, भोजन जहाँ से गुजरता है उसी को नाम देंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। सिंपल भाषा में है ये। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन है? जहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक, जहाँ से क्या रिलीज होंगे? एंजाइम स्रावित हो जाएंगे, सिक्रीट करते हैं, स्रावित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में ध्यान देना कि एक ऐसी थैली होती है, मस्कुलर से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसी में से ढेर सारे केमिकल्स निकलते हैं, उन्हीं केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं एंजाइम, और इसको निकालने वालों को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ज़रा समझना, एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से भोजन होकर गुजरता है, इसके ढेर सारे पार्ट हैं। आप बकल कैविटी से स्टार्ट करोगे, बकल कैविटी का मतलब समझते हो ना? बकल कैविटी का मतलब आपका पूरा माउथ वाला पार्ट जो है, इसको बकल कैविटी बोलते हैं। कैविटी का मतलब खाली स्पेस होता है, मतलब कि जो खाली जगह है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैविटी बोलते हैं। कैविटी शब्द का ही मतलब होता है खाली जगह, ठीक। और बकल कैविटी के बाद ओइसोफेगस का पार्ट है, ओइसोफेगस का मतलब होता है, हम हिंदी में लिखे जाते हैं इसको मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख गुहा। और इसको बोलेंगे बच्चा ग्रास नली, इसको क्या बोलेंगे? ग्रास नली बोलेंगे। 2 बातें समझ में आ गई क्या? मुख, उसके बाद उसकी नीचे की नली, बीच में फेरिंग्स होती है, ग्रसनी बोलते हैं उसको, लेकिन उसका यूज ना करेंगे, ठीक। जरा देखना अगला, तीसरा पार्ट स्टमक का है। तीसरा पार्ट किसका है? स्टमक को हम लोग हिंदी में बोलेंगे आमाशय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आमाशय बोलते हैं। और जो इसके आगे वाला पार्ट है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा? छोटी आंत।
ठीक। और इसके बाद में कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब क्या, बड़ी आंत। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कई बार फेस किया होगा कि बड़ी आंत को छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है, कहाँ ऐसा है। तो ये जो छोटी आंत है ना, ये स्पेस कम लेती है, स्पेस कम लेती है ये, ठीक। मतलब कि जहाँ पे है वहाँ पे राउंड शेप का ऐसे घुमा घुमा करके उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो लेंथ तो लगभग 22 फीट की होती है, लेकिन ये इससे कम स्पेस लेती है, इसकी वजह से इसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। समझ में आ रहा है क्या। ये टोटल क्या पार्ट हो गए, 5 हो गया ना। कुछ लोग अलग से पार्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं एनस का, ठीक है, गुदा बोलते हैं इसको, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। एनस किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। अब ज़रा देखना कि ये तो वो रास्ते हो गए जहाँ से खाना होके गुजरेगा, बॉडी में इन्हीं जगहों से खाना होके जाएगा, तो ये कहलाएगा एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, ठीक। और इन जगहों पे जो भोजन जाएगा उसके ऊपर कोई ना कोई पदार्थ छिड़क दिया जाएगा। ज़रा बात समझना, मुख गुहा में पहुँचा, इसके ऊपर लार डाल दिया जाएगा, सलाइवा डाल दिया जाएगा। ओइसोफेगस है, उसमें कुछ नहीं डाला जाएगा। स्टमक में जैसे जाएगा इसके अंदर HCl डाल दिया जाएगा तुरंत। उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ पे लीवर भी डालेगा, पैनक्रियाज भी डालेगा, और खुद छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी डालेगी। क्या डालेगी, एंजाइम। काहे के लिए, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। भाई करना क्या है कि इसको तोड़ करके ये मॉलिक्यूल्स लेना है हमको, तो इसके लिए इसके ऊपर हमें एंजाइम डालना पड़ेगा। बिना एंजाइम का आपका फूड का लगभग 20%, मैक्सिमम 20% ही डाइजेस्ट होता है, उसके अलावा डाइजेस्ट नहीं होगा। आप दांत से उसको तोड़ोगे, स्टमक उसको पीसेगा, बहुत करेगा तो यही करेगा, लेकिन उसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, एकदम बारीक पीसेस होते हैं, वो बिना एंजाइम के नहीं हो सकते, वहाँ से मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं हो सकते। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या यहाँ। तो अब देखना जहाँ से हम बोल रहे हैं, जो बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी के अंदर एक एंजाइम निकलता है, और वो एंजाइम निकालता कौन है बच्चा, तो एंजाइम निकलता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स ये निकालते हैं। और इसमें भी 3 जोड़ी होती है, ठीक। अभी हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, उसको थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ पर किसके द्वारा एंजाइम निकलता है बच्चा, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। यहाँ पर कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता। यहाँ पर जो एंजाइम रिलीज होता है तो खुद स्टमक के द्वारा ही होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर के जो ग्लैंड होती है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ढेर सारे एंजाइम निकलेंगे, ठीक। ज़रा बात समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो लीवर है वो, और साथ में पैनक्रियाज ये, और साथ में स्मॉल, हाँ, ये तीनों के तीनों जो है ना अपने सिक्रीशन को डालेंगे किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है। यानी कि जो रियल में डाइजेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर भी कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता, ना ही यहाँ पे एंजाइम रिलीज होता है। तो 3 ऐसी जगह है जहाँ पे एंजाइम रिलीज होता है, एक है बकल कैविटी, एक है आपका स्टमक, और एक है छोटी आंत। छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ज़रा समझना यहाँ पे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और जो स्टमक के पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और जो लीवर है, और पैनक्रियाज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर बताना, 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने ग्लैंड्स आपको पढ़ने हैं, 5 ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जो कि अलग अलग जगह पे अपना सिक्रीशन देते हैं। यानी कि बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक। ऐसा डायग्राम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लें हम लोग, ताकि बताना आसान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हम लोगों का बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, ग्रास नली हो गई, ग्रास नली के बाद में ये गड़बड़ जगह पे नली हो गई, इधर कर लेते हैं इसको, इस साइड में
मुंह बनाने में ज़्यादा टाइम जाएगा, मुंह बनाएंगे नहीं। ये स्टमक बना लेते हैं हम लोग। स्टमक के बाद में छोटी आंत का नंबर आता है, ऐसे ढेर सारा मुड़ा हुआ संरचना ऐसे दिखाई देगा आपको। और ये गड़बड़ बन गई, चलो कोई बात नहीं, छोटी ही आंत है। उसके बाद में इधर यहीं से जॉइंट हो जाता है बड़ी आंत, और यहाँ से एक अपेंडिक्स निकलता है। ज़रा समझना, ये छोटी आंत के ऊपर से बनता है बड़ी आंत का ये डायग्राम, और इधर से जा कर के वो एनस बना लेते हैं। ये लास्ट में एनस वाला पार्ट है, ठीक, ये गुदा वाला पार्ट है। और यहाँ पर आपका लीवर का पार्ट आएगा। कौन सा पार्ट आता है यहाँ पे? लीवर का। लीवर से डक्ट निकलती है, हाँ, स्टमक के पीछे पीछे हो करके इधर से पैनक्रियाज है। ये आपका लीफी स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज का, पत्ती जैसा। तो याद रखना कि ये चीज़ क्या है, आपका लीवर है, ये आपका बकल कैविटी है, ये ओइसोफेगस है, और ये आपका स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, और ये वाली है कौन सी आंत? स्मॉल, छोटी वाली है। और ये वाली कौन सी आंत है? बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और ये है आपका अपेंडिक्स, ठीक है ना। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यूजफुल नहीं होता, ये यूजलेस है अब। और यहाँ पर क्या है बच्चा? ये एनस। क्या ये बात समझ में आ गई? डायग्राम के थ्रू जान गए। यहाँ से स्टार्ट होगा क्या? बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक। अच्छा, ये जो हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, ज़रा समझना, ये वाला पार्ट पूरा एलिमेंट्री कैनाल का है ऐसे। तो यहाँ पे लीवर के पास कोई फूड नहीं आता, याद रखना। पैनक्रियाज के पास भी कोई फूड नहीं जाता, यानी कि ये जो पैनक्रियाज और लीवर है, दो नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन ये फूड को अपने अंदर नहीं ले जाते। क्लियर है इतना? तो ये सिर्फ अपने यहाँ से जूस और एंजाइम डालते हैं। तो ये पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव। और ज़रा देखना तो कि ये पार्ट में एक एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से? बकल कैविटी से। ये क्लियर है इतना? रिकैप कर लो एक बार, देखो। सिंपल करना है कॉम्प्लेक्स को, डाइजेशन कहलाया ये। फूड कॉम्प्लेक्स था, ये सारे पार्ट्स क्या होंगे? सिंपल होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर अमीबा में हमने देखा कैसे डाइजेशन होता है। फूड बाहर रहेगा, ये अपने जो कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है इसकी, उसको अंदर की ओर खींचेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको बाहर डाल देंगे, ठीक है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दो पार्ट किया हमने, कौन कौन सा? एक आहार नाल का और दूसरा पाचक ग्रंथियों का, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये सारे जितने भी काम हैं, ये काम आपने देख लिया, काम नहीं, इनका नाम देखा, ये कहाँ कहाँ पे हैं डाइजेशन वाले सिस्टम में। ये पार्ट सब पढ़ लिया आपने। ये ग्लैंड्स पढ़े आपने कि कौन सा ग्लैंड्स कहाँ पर अपना एंजाइम सिक्रीट करता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आगे चलो। बकल कैविटी को हिंदी में बोलते हैं बच्चा कौन सा गुहा? मुख गुहा। देखो काम क्या है कि भोजन यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले किनके बीच में जाएगा बच्चा? दांतों के बीच में जाएगा। कन्फर्म है एकदम? दांतों के बीच। तो दांत को हम जान लेते हैं, दांत को इंग्लिश में हम लोग टीथ बोलते हैं। इसके लिए तो पढ़ाना ना तुम लोगों को ना। टीथ का सीधा आप लोग 4 टाइप जानो। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप पढ़े हो क्या आप लोगों ने? दांत में 4 टाइप पढ़े हैं ना, कौन कौन सा? अगर हिंदी में बात करें तो हाँ, क्या लिखे हमने? टी है, टी है, खुश। कृंतक, दांत के टाइप में कौन कौन से? कृंतक, रदनक। बच्चा तो इंग्लिश समझने जाना। इंसीजर, कैनाइन, और ये प्रीमोलर, हिंदी वाले अग्र चर्वणक बोलते हैं, चवर्णक नहीं, चर्वणक। और उसके बाद में लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? चर्वणक का होता है। यानी कि ये मोलर हो गए, ये प्रीमोलर हो गए प्रधानमंत्री, और ये कैनाइन हो गया प्रीमोलर, ले खुश, ये कैनाइन, और इंसीजर लिख ही दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? लो, प्रीमोलर और लास्ट में क्या? मोलर। ये कई ठो टाइप हैं? कई ठो टाइप हो गए? 4 हो गए ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ। काम जानना, क से कृंतक, क से कटिंग करना, मतलब कि ये कौन सा काम करेगा, काटने का काम करेगा। र से रदनक और फ से फाड़ने का काम करता है, ये काटना फाड़ना। प्रीमोलर ये काम करता है कुचलने का, कुचलना। और लास्ट वाला काम करेगा मसलना। क्या बढ़िया सा इसका सिस्टम बन रहा है, काटना फाड़ना कुचलना मसलना, चारों वर्क हैं इसके अच्छे से। समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी इंसान को पा गया ये पूरा प्रोसेस तो सुधर जाएगा। देखो, मसलने के साथ में लार मिलाना, सलाइवा मिक्स भी करने का हेल्प करता है। ये कौन? ये दोनों का दोनों करते हैं, ये दोनों करते हैं, यानी कि दोनों का हम मिक्स वर्क लिख सकते हैं। ये काम कौन सा करते हैं? आल्सो वर्क लार मिक्स, लार मिलाना। काश पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे होते तो आज इंग्लिश होता कितना अच्छा रहता। चलो फिर भी ठीक है, समझ में आ रहा है ना। डेंटल फार्मूला, और ज़रा ये बात भी समझना कि इसको हम लोग डेंटल फार्मूला से पहले हम इसकी यो बात समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं थिकोडोंट, डाइफाइकोडोंट। याद है क्या तुम लोग को? हेटेरोडोंट, तीनों शब्द। ये जो हमारे पास दांत हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफाइकोडोंट, ठीक है। और हेटेरोडोंट बोलते हैं इनको, ठीक। और इनको बोलते हैं हम लोग कौन सा? थिकोडोंट, थिकोडोंट, अरे थिकोडोंट, ठीक है। ये टोटल कितने टाइप हो गए, मतलब कितने नाम हो गए इसके? 3। डाइफाइकोडोंट का मतलब होता है द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब कि ह्यूमन के लाइफ में दांत कई बार आते हैं बच्चा? 2 बार आते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब ये हुआ कि दांत एक प्रकार के नहीं हैं, अलग अलग टाइप के। क्लियर हुआ क्या ये? और थिकोडोंट का मतलब होता है गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब कि इसकी जो रूट्स होती हैं ना, वो किसी न किसी इस प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे एक दांत बनाते हैं तो इधर चैम्बर बना होता है, इसी के अंदर पूरा धंसी रहती हैं। समझ में आ रहेगा? इसको बोलते हैं गर्त दंत, यानी कि नीचे से सॉकेट बना रहेगा दांत के लिए, उसके अंदर दांत फिक्स होता है। क्लियर हुआ ये? और दांत का हार्डेस्ट पार्ट यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट इनेमल कहलाता है, याद किया होगा कभी ना कभी। यानी कि बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट डायरेक्ट हम बोल देंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वालिटी है ये दांत के लेकर के। ज़रा याद रखना कि अगर हम बात करें कि जो इनेमल है ये हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ह्यूमन बॉडी की कोई हार्डेस्ट पार्ट है ना, तो वो कौन सी है? वैसे तो आप बोन का नाम ले सकते हो, लेकिन बोन में भी जो ये बना होता है ना आपका दांत, कैल्शियम, दांत किसका बना होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम फास्फोरस का नाम लेते हो तो उसका जो सबसे ऊपर का परत है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इनेमल। तो इनेमल सबसे ऊपरी परत है, आउटर पार्ट है, आउटर कवर। कौन है आउटर कवर का नाम? इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर पार्ट है बॉडी का। डेंटल फार्मूला इन्हीं चारों दांतों को लेकर के आप अगर बात करो तो 2 पार्ट होते हैं मुख गुहा में, ठीक है। एक होता है अपर जॉ और एक होता है लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, ठीक है। लेकिन इसको समझाएंगे नहीं ज़्यादा, बस इतना जान लो। ऊपर का जबड़ा जो होता है वो एक जगह स्टेबल रहता है और नीचे का जबड़ा आपका मूव कर सकता है। ज़रा समझना, ऊपर का जबड़ा क्या है? स्टेबल है, फिक्स है एक जगह पे, और नीचे का जबड़ा क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। क्लियर है इतना? कोशिश कर लो। नीचे वाला मूव कर रहा है ना, ऊपर वाला मूव नहीं करता, ठीक। ये दोनों बात समझ में आ रही है क्या? ये ऊपर वाला मूव नहीं करता, नीचे वाला मूव करता है, यानी कि इसके पास स्टेबिलिटी है, इसके पास नहीं है। डेंटल फार्मूला ज़रा देखना बच्चा। अपर जॉ, लोअर जॉ, 4 पार्ट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी सीक्वेंस में 2 कृंतक, 1 केनाइन, 2 इंसीजर, 1 केनाइन और 2 ठो प्रीमोलर और 3 ठो मोलर, ठीक। और सेम टू सेम यहाँ पे
2123 बाई 2123 बाई 2123। बात समझ में आया क्या? 2123। अगर ऊपर के दांत की बात करें तो ऊपर वाले दांत में दो पार्ट कर दो, एक साइड का दूसरे साइड का। क्लियर हो रहा है क्या? ये सॉकेट में ऊपर का कुल मिलाकर के अगर हम दांत बनाएं अगर, तो यहाँ पर दो ठो दांत बनेंगे, ठीक। इसके साथ में दो दांत यहाँ पे होंगे, बीच से पार्ट कर दो तो स्टार्टिंग वाला दो पार्ट कौन सा हुआ? इंसीजर का। फिर एक ठो तीखा पैना दांत आएगा, पारो लगता। ये तीखा पैना दांत किसका है? ये कैनाइन का है। फिर दो ठो फ्लैट आएंगे ऐसे, प्रीमोलर होंगे, और तीन ठो एक्स्ट्रा फ्लैट आएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मोलर बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है? ये एक साइड का सीक्वेंस हुआ, यही सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो होगा। वैसे ही दांत में जो नीचे वाला होता है वहाँ पर भी, और इधर साइड वाला भी। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि ये चारों पार्ट हो गया ना? क्लियर हुआ क्या? ये सीक्वेंस पूछा तो क्या बताओगे आप? 2123 बाई 2123। और ये जानते हो किसका है बच्चा? ये एडल्ट का है। एडल्ट का मतलब कि जो 18th प्लस होता है ना, उनकी बात हो रही है। और सबके पास वो दांत आते नहीं है, ये जो मोलर वाले होते हैं ना, लास्ट वाले, वो नहीं आते। तो डेंटल फार्मूला ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। डेंटल फार्मूला पढ़ाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखो 2123 डिवाइड बाई 2123 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है ये? और ये किसका फार्मूला है? एडल्ट का। वहीं पे हम अगर हम चाइल्ड की बात कर दें, चाइल्ड में तो मिल्क टीथ बोलते हैं उसको। चाइल्ड के टीथ को क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्क। ये होता है 2102 बाई 2102, 20 होते हैं। कितना होते हैं ये? 20। यानी कि इनके अंदर जो नंबर होते हैं 2123, ये वाला तो सेम है, ये चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से इनकी संख्या, ऐसे एडल्ट की संख्या कितनी आएगी बच्चा? 32, और इनकी संख्या कितनी आएगी? 20। दोनों बात याद रखना, डेंटल फार्मूला दोनों का याद रखना, चाइल्ड का भी और एडल्ट का भी। 2123 बाई 2123 मल्टीप्लाई बाई 2 एडल्ट का होगा, 2102 बाई 2102 मल्टीप्लाई बाई 2 किसका होगा? ये चाइल्ड का होगा। क्लियर है क्या ये बात? और ये शब्दों का मतलब समझ में आया क्या? ये डाइफाइकोडोंट, हेटेरोडोंट और थिकोडोंट का मतलब कि लाइफ में जो दांत होते हैं वो दो बार आते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और साथ में ये किसी न किसी सॉकेट में धंसे रहते हैं। क्लियर हुआ ये तीनों? अब हम बात करते हैं कि मुख के अंदर आपका जीभ भी आएगा, टंग पाया जाएगा। TOUNG, यही होता है स्पेलिंग, सही है? टंग मतलब का जीभ, और जीभ का वर्क डायरेक्ट लिखना। टेस्ट फिल कराना किसका काम है? जीभ का। ठीक है, दो काम। पहला क्या? स्वाद प्रतीत कराना। स्वाद प्रतीत कराना किसका काम है बच्चा? जीभ का। और दूसरा काम, हाँ, लार मिलाना। भोजन में लार मिलाना। क्लियर हुआ क्या? स्वाद प्रतीत कराना काम है जीभ का, और साथ में क्या मिलाना बच्चा? लार मिक्स करना। यह भी काम है जीभ का। और स्पेशल बात है कि जीभ पर टेस्ट बड पाई जाते हैं। जीभ पर क्या पाई जाते हैं? स्वाद कलिकाएं। और यही क्या कराते हैं बच्चा? आपको स्वाद प्रतीत कराते हैं। ठीक है, कभी कभी ये कलिकाएं जल जाते हैं तो कुछ दिन तक स्वाद नहीं फील होता। चाय में अगर जल्दीबाजी कर दें आपने तो हो सकता है कि जीभ जले, और जीभ जला तो कुछ टाइम तक फील ना होगा स्वाद। क्लियर हो रहा है क्या ये जीभ वाला काम? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना जीभ के बारे में। क्लियर हुआ ये? बस दो काम। अब ज़रा देखना, अच्छा कभी कभी जीभ में वर्क भी दे देता है कि अगर हम ये जीभ बनाएं, लगता है जीभ चट्ट का वर्क, यह पूरा जीभ है। ये जीभ काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक, पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ा दें। ये जीभ जिस हड्डी से ज्वाइंट होती है उसको हायोड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोड बोन। ये क्या है? टंग का जो ज्वाइंट होता है बोन से, टंग GUE होता है ना जी, हम स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं बच्चा लोग। TONGUE
GUE, यही होता है ना टंग स्पेलिंग। तो मैंने पहले तुम लोगों से पूछा तो क्यों नहीं बताया, TONGUE, तुम लोग खुद कन्फ्यूज थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी अगर गलती होगी तो देखने वाले सुधारेंगे अपना। क्लियर है क्या? जो टंग है, टंग ज्वाइंट विथ बोन, अगर बोन से ज्वाइंट हो रही तो कौन सी बोन होती है? हायोइड बोन होती है। और जीभ के नीचे की जो पतली झिल्ली होती है ना, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट बनाओ, बाद में नोट करना, मैं अपलोड करूँगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना, ठीक है? पहले देखो, जो मेम्ब्रेन होती है ना, झिल्ली पतली सी जीभ के नीचे, फ्रेनुलम बोलते हैं उसको। जीभ के नीचे की झिल्ली क्या कहलाती है बच्चा? फ्रेनुलम। क्या कहलाती है? फ्रेनुलम। हिंदी में भी लिख लो ऐसे, फ्रेनुलम। ये जीभ के नीचे की जो ज्वाइंट होती है उसको हम लोग फ्रेनुलम नाम देते हैं। और फ्रेनुलम के अलावा अब टेस्ट बर्ड पे आ ही गए हैं तो ज़रा देखना, यहाँ पर स्वीट फील होता है, ये सब अपने से कर लेना तुम लोग। साइड में साल्टनेस फील होता है, इधर की ओर बिटर फील होता है, ठीक है? ये जो साल्टी है वो कहाँ पर फील होता है बच्चा? साइड में, ठीक है? और जो सावर होता है वो यहाँ पर फील होता है, सावर बीच में होता है, ठीक? स्वीट, साल्टी, बिटर, सावर। क्लियर है क्या? सावर का मतलब क्या होता है? कड़वा होता है। तो बिटर का मतलब क्या होता है? तो सावर मतलब क्या होता है? खट्टा। हाँ चलो, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़नी हम लोगों को। ये साल्टी साइड में होता है। क्लियर हो गया? ये जिसके पास जीभ होगी अपना पढ़ेगा अपना, ठीक? चलो देखो, मेरे पास भी है तो हम पढ़ ही रहे हैं ना फिर। अच्छा, फ्रेनुलम तक बात आ गई ना? अब देखो, जब हम मुख गुहा की बात कर रहे हैं तो हमने दांत की बात कर ली, और हमने किसकी बात कर ली? दांत के फार्मूले की, उसके क्वालिटीज़ की, हार्डेस्ट पार्ट की बात कर ली, और टंग की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं बच्चा हम लोग, क्या है कि इसके अंदर जो लार मिलता है उसकी, मतलब कि हम बात करने वाले किसके? सलाइवा की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं सीधा। सलाइवरी ग्लैंड टोटल कितने होंगे? 3 जोड़ी, 3 पेयर होते हैं, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर बच्चा? 3 पेयर होते हैं। और ये 3 पेयर होंगे तो उसमें से भी जो लार्जेस्ट है पैरोटिड है। लार्जेस्ट कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। बात मेरी समझना कि यानी कि 3 पेयर में सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड है। सब लिंगुअल, सब मैक्सिबुलर भी है, 2 ठो हैं, लेकिन हमको किसको पढ़ना है? पैरोटिड समझ लो, सबसे बड़ी है। कान के पास से साइड से निकलती है, मुंह के अंदर जाती है। क्लियर है क्या? 2 नाम और है, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ये 2 नाम भी हैं। ये फर्स्ट हो गया पैरोटिड, और ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है? पहला वाला पैरोटिड। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी? मुख्यतः मेनली 3 होती हैं, और उसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड है। सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर इनसे छोटे हैं। अधिकांश सलाइवा यहीं से निकलता है, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चा क्या? सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करेंगे? यहाँ से सलाइवा निकालेंगे। तो ज़रा देखना सलाइवा में होता क्या क्या है। तो सलाइवा में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होगा आपका वाटर होगा, और दूसरा होगा एंजाइम। क्लियर है क्या? 2 चीज़ें क्या क्या? एक वाटर, और वाटर का परसेंटेज लगभग 98 तक होता है, ठीक है? समथिंग कितना जाएगा? यानी कि लार में पानी की मात्रा 98% होगी, और 2% बचा खुचा क्या होगा? एंजाइम होगा, ठीक है? ये जो है भोजन को गीला करता है। भोजन क्या करेगा? वो गीला, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए सबसे बड़ा हेल्प यही करता है। भोजन क्या करना बच्चा? गीला करना। किसका काम है? पानी का काम है। क्लियर हुआ क्या? कभी कभी खाना खाते समय अगर सलाइवा रिलीज नहीं हुआ तो इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो आप अदर सोर्स यूज करते हो, लेते हो लोटा और गटकने लगते हो, मम्मी पानी दे, भुला ही गए थे। ये बात समझ में आ रही क्या? अटकने के चांस पे ये काम होता है कि ये रिलीज ना होता अच्छे से।
एंजाइम 2% है, इसमें भी 2 प्रकार हैं, एक लाइसोजाइम है और एक है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन को एक अलग से नाम दिया जाता है बच्चा सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम देते हैं उसको? सलाइवरी अमाइलेज। ये टाइलिन को अलग से नाम देते हैं, यानी कि टाइलिन क्या है? एक प्रकार का अमाइलेज है, एंजाइम है, इसको सलाइवा से निकलते देखते हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। बच्चा देखना, जो बैक्टीरिया किलिंग करने का काम करता है वो लाइसोजाइम करता है। ये क्या मारता है बच्चा? बैक्टीरिया किलिंग करने का काम कौन करता है? हाँ, बैक्टीरिया किल करता है ये लाइसोजाइम। अरे किल, ठीक। और ये कौन सा काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में प्राप्त होता है मुंह में ना, वो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। और 30% स्टार्च का कई परसेंट पचाता है ये? 30% जो डाइजेशन है वो कौन करता है बच्चा? टाइलिन कर देता है। बात समझ में आ रही क्या? थोड़ी बहुत ज़रा समझना कि सलाइवरी ग्लैंड मुख के अंदर क्या निकालेगा? सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड मुख्यतः 3 ठो हैं, ये सबसे बड़ा है, 3 जोड़ी है, जोड़ी में होती हैं ये 3 जोड़ी हैं तो वैसे बहुत ढेर सारी, लेकिन पढ़ना 3 ही ठो। सलाइवा में लगभग 98% क्या होगा? वाटर होगा। आयंस वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं, नाम नहीं पढ़ना उनका। 2% एंजाइम होते हैं। उन एंजाइमों में जो पहला एंजाइम है वो कौन सा है? लाइसोजाइम। और दूसरा जो एंजाइम है वो कौन सा है? टाइलिन। लाइसोजाइम आपके खाने के साथ जो बैक्टीरिया पहुंच गए हैं उनको मारने का काम करता है। और सेकंड इधर है आपके पास कौन सा? टाइलिन। ये टाइलिन काम करता है? स्टार्च का 30% भाग को पचा देता है। क्लियर हुआ क्या? तो फर्स्ट थिंग याद रखना कि अगर भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बकल कैविटी से, यानी कि मुख से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? ये स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। स्टार्च किसका फॉर्म है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। याद है दोनों बात? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। जो प्लांट्स होते हैं ना, जिस ग्लूकोज को बनाते हैं उसको स्टोर करते हैं, और प्लांट का स्टोर हुआ ग्लूकोज क्या कहलाता है? स्टार्च। हम लोगों का जो फूड स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में, जैसे कि मैं सुबह से ज़्यादा खाना नहीं खाया हूँ लेकिन फिर भी चल रहा हूँ, तो मेरे अंदर फूड पहले से स्टोर है, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है क्या ये? तो ये जो ग्लाइकोजन है हमारे अंदर का स्टोर फूड है, और प्लांट के अंदर स्टोर फूड को क्या बोलते हैं? स्टार्च। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ गया ना? पौधे भी खाना बचा के रखते हैं। ठीक ठीक। अगर हमने सलाइवा मिक्स कर दिया, अगर हमने क्या मिक्स कर दिया बच्चा? सलाइवा मिक्स कर दिया तो बोलस बोलते हैं उसको। याद है ना? सलाइवा मिक्स्ड फूड क्या कह दिया जाएगा? फूड बोलस कह दिया जाएगा ना? फूड बोलस। क्या क्लियर है क्या? यही फूड बोलस आपके ओइसोफेगस में जाएगा। पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं उस मोशन को। जब भी कोई फूड आपके एलिमेंट्री कैनाल में लाइन बाय लाइन नीचे की ओर जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हिंदी में क्रमाकुंचन और इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस। नहीं समझ में आया? एक मोशन होता है, फूड आपके मुंह में गया, धीरे धीरे वो नीचे की ओर जाएगा, तो उसका जो मोशन है ना, उस मोशन को हम क्रमाकुंचन बोलते हैं या फिर पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो गया पूरा? क्या पढ़ा आपने? बकल कैविटी। ये कौन सा पार्ट था बच्चा? फर्स्ट पार्ट था। क्लियर हो गया ये?